यूनानी मैराथन हमने जब से शुरू किया तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो गया माशाल्लाह। 100-150 लोग हमेशा जुड़ा रहता है। एक एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं और ये टॉपिक का मसला ये है कि कहाँ से स्टार्ट करो कहाँ एंड करो ये हिसाब रहता है। और ज्यादातर लोग को कुछ लोग उस एरिया में माहिर रहते हैं, कुछ लोग को बिल्कुल उसके बारे में मालूमात नहीं रहती, इसलिए सबको लेके साथ चलना पड़ता। कभी कभी बार बार फंडामेंटल यानी कि हमारे प्रिंसिपल के बारे में बात करना पड़ता है, कभी हायर एंड की बात करना पड़ता। तो लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किए थे कि जीपी में या हमारे क्लिनिक में हम जड़ी बूटी कैसे इस्तेमाल किया जाए। अभी शुरू शुरू में अगर एक यंग डॉक्टर कोई मरीज को रेडीमेड दवा दे दी यानी कि कंपाउंड यानी मुरक्कब दवा दे दिया तो वो ले सकते हैं। अगर हमने कोई जड़ी बूटी पाउडर बना के दिया तो उसमें जो मरीज जो है बेसिकली मरीज की जो तकवा है यानी कि कम तकवा वाला यानी कि नीचे तबके के नीचे वाले तबके में जो रहने वाले बच्चे जो मरीज है वो साइंस और टेक्नोलॉजी और पूरी आगे की दुनिया को मानने वाली जो लोअर लोग के जो ज्यादातर लोग वो ये दवा को मतलब समझो जड़ी बूटी की कम अहमियत देते हैं। लेकिन जो हाईली एजुकेटेड अगर जो लोग हैं या हाईली समझो हायर अपर लिमिट में जो रहते हैं लोग ये ज्यादातर अपनी दवा खाना पीना अपने खाने के सलाद से लेके तेल से लेके खुद प्रिपेयर करते या किसी से बनवा लेते, तो इसकी इम्पोर्टेंस अभी बहरहाल बढ़ गया। अभी प्रॉब्लम ये होता है कि अक्सर हम लोग किताब उठाते हैं नुस्खा छोटे छोटे नुस्खे सिंगल कंपाउंड सिंगल मुफरद दवा मुरक्कब दवा। अभी अक्सर आप देखते होंगे कि हर्मस के ज्यादातर प्रोडक्ट के अंदर जितने भी कंपाउंड प्रोडक्ट के अंदर 3, 4, 5 से ज्यादा यानी 5 से ज्यादा कभी नुस्खे में कंटेंट बहुत ही कम रहता है। क्योंकि वो जब मैं नुस्खा ढूंढता हूँ और नुस्खे के पीछे मैं उसकी लॉजिक पहले सोचता। अब मैं जब पढ़ता था मेरे सबसे बड़ा मतलब मेरा एक पैशन था कि कलेक्शन जिसे नहीं था, कुछ लोग को स्कूल में ये होता था स्टैम्प कलेक्शन, कुछ लोग को पुरानी सिक्के कॉइन कलेक्ट करना। और मैं जब सेकेंड ईयर सॉरी बीएमएस सेकेंड ईयर से ही मेरा कलेक्शन शुरू हो गया था यानी कि नया किताब को कलेक्ट करना, नया ये हैंड रिटन टेस्ट डॉक्यूमेंट्री या जो भी हो ये सब चीज जमा करना एक शौक था मुझे। वो टाइम पे पढ़ता नहीं था, दूर दूर से जाके हकीम लोग से मिलना, उनके साथ रहना सोना उनको मस्का लगाना, ये मतलब हर लिहाज से हर किस्म के मतलब जराई से मैंने अपने अपने बहुत सारी किताबें हासिल की है। और उसमें वो टाइम पे कुछ लोग पढ़ने को दिया, उसको फोटोस्टेट का उस दौर में इतना रिवाज नहीं था तो लिख लिख के रखता था। और दूसरी चीज जब मैं पर्स में या मेरे जेब में मुझे कहीं भी कोई नुस्खा मिले तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको मैं छोटे छोटे पेपर में या सिगरेट की काम मेरे आगे सामने जो भी मिला सिगरेट की पुट्टे के ऊपर लिख के रख दिया, डेट लिख के रख दिया किधर से क्या मिला, तो मैं अपने आप को उसको जमा करके रखता, बाद में घर पे जाके डायरी में लिखता था। अब बयास का मतलब ही डायरी ही ना, तो बयाज अहमर बयाज असवद यानी कि बयाज सुर्ख यानी कि मेरे ऐसा लिखा रहता पुराना कि मेरे सुर्ख मतलब डायरी की नुस्खे जा। तो मेरे पास 5-6 साल के अंदर लाखों नुस्खा जमा हो गया। लेकिन मैंने फिर बाद में क्या किया तो एक इल्मी कलेक्शन हो गया। अब उसको अमल यानी कि इसका अमली तौर पे उसको उसकी अमली इसमें लेके आने के लिए फिर मैं जब भी किताब खोलता तो मेरे साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होता है, इसमें ज्यादातर 90% दवा मिलता है। ये जो प्रॉब्लम आप लोग के साथ में भी होगा इसलिए मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। उसमें बहुत अच्छे नुस्खा बताया, बहुत अच्छे मतलब उसके अंदर सब दवा एकदम इजी मिल रहा। 2 दवा के नाम नहीं मालूम, वो कॉमन नेम होगा या लोकल नेम होगा या कोई मुतरादी नाम होगा या अपनी लोकल इलाके में जो खेती में किसान लोग क्या कहते हैं वो हिसाब से वो 1-2 नाम रहते, वो हम लोग छोड़ देते यार 2 दवा नहीं मिल रहे।
कभी कभी क्या होता है वो बहुत महंगा होता है, वो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं मिलता, तो वो हिसाब से बहुत सारे नुस्खे हमने उसको बनाना छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे हमने क्या किया, नहीं यार ये सब चीज, जैसे मुश्क, जाफरान के बिगर पुराने ज्यादातर अच्छी अच्छी कुवत की और ताकत की दवा में मुश्क, जाफरान और ये सब चीज के बिगर होता ही नहीं था। अब तो आपको मालूम, मुश्क तो ममनू है। अभी दवा मिस्क मोतदिल हम बनाते हैं, लेकिन उसमें मुश्क नहीं, क्योंकि मुश्क तो वो हिरण को काटना पड़ता है या पकड़ना पड़ता है, उसके हिसाब से उसके वो नाभि के यहाँ से उसको निकालना पड़ता है, तो वो ममनू है। जैसे बहुत सारे चीज अभी ममनू हो चुकी है, जैसे लीगली अलाउड नहीं हो गया, तो वो भी प्रॉब्लम हो गया। यहाँ तक कि जैसे कभी जाफरान है या अंबर है, ये सब दस्तियाब नहीं होता, तो हम लोग ने ऐसे नुस्खे छोड़ दिए। क्योंकि पुराने जमाने में जितने भी हम लोग मुजर्रब नुस्खे या कोई किसकी बयास ढूंढते, तो उसमें ज्यादातर हकीम लोग का नुस्खा रहता था। हकीम लोग भी, वो भी हकीम जो शाही या दरबारी या बड़े बड़े शाही हकीम रहते, तो वो शाही यानी कि या बादशाह को लिए या उनके लिए बनाए जाते, तो वो इसी खास उल खास नुस्खा बनता था, आम पब्लिक के लिए कोई ज्यादा नुस्खा नहीं मिलता था। बाद में फिर ज्यादातर किताबों में हमने देखने लगे सब पारा यानी कि मरकुरी की, सीमाप की बहुत सारे प्रोडक्ट हमको देखने को मिलता है, जिसमें देखो सीमाप और सीमाप मरकुरी के अलावा। एक दौर में यही था, क्योंकि उस दौर में ज्यादातर सिफिलिस गोनोरिया था, उससे बहुत परेशान था। आज हम लोग कोविड या समझो एड्स के से जो परेशान थे एक दौर में, जो एसटीडी डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बहुत होता था, तो तमाम हकीम लोग के पास इसके लिए आते थे, सिफिलिस गुनरिया के लिए। वो टाइम पे एंटीबायोटिक इतना कॉमन नहीं था। तो एक दौर ऐसा है कि जो जो भी किताब उठा के देखो जिसके अंदर मरकुरी या कुश्ते से, ये क्या नाम उसका, ज्यादातर कुश्ताजात का जिक्र है, उसमें भी हम लोग क्या थे, कुश्ता कहाँ मिलते, कहाँ बनते, कैसे बनाएंगे कुश्ता, तो हम लोग ने वो नुस्खे भी छोड़ दिए। उससे पहले वाला जो दौर में था, उसके मुश्कम्बर जाफरान महंगी महंगी चीज, वो छोड़ दिए। अब बचा सवाल, अभी फिर हम लोग ने सोचा अरे छोटे मोटे नुस्खा क्या काम करेंगे, इसमें आंवला ये वो वगैरह, तो हमने उसके ऊपर एक, हमने हमारे ऊपर उसको, हमारे एक इम्प्रेशन क्रिएट नहीं कर रहे हो नुस्खा बेसिकली। जैसे अभी बड़े बड़े एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी बड़े कंसल्टेंट ने हार फेल हो चुके, तो ऐसी जगह पे हम ये छोटी मोटी नुस्खा क्या करेंगे, तो उसको हम गिनना भी छोड़ दिया। इस लिहाज से हम बहुत लोग ने नुस्खे से पीछे चले गए। अब मैं आप लोग को बार बार ये बात इसलिए कर रहे हैं कि जो चीज मेरी आप लोगों को, मुझे यानी कि अजमल बोलो, हकीम बोलो, जो भी हो, हकीम बोलने के लायक नहीं है अभी भी, जो हिकमत मैंने जो अडॉप्ट किया और जो रास्ता, जो रोड मैप, जो मेथोडोलॉजी मैंने फॉलो किया, वो आप लोग इजीली फॉलो कर सकते हैं। ये मैं हर लेक्चर में, हर गुफ्तगू में, हर डिस्कशन में ये बार बार मैं इसलिए दोहराता कि यू कैन टेक मी एज अ गुड केस स्टडी। क्योंकि मैं 86 में न उर्दू न हिंदी बोलना लिखना पढ़ना उर्दू कुछ नहीं जानता है। मैं डायरेक्ट वर्नाकुलम मलयालम मीडियम से डायरेक्ट बीओमएस में पृथ्वी सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया, और बीओमएस सेकेंड ईयर के बाद में मुझे समझने लगा मैं क्या सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ या क्यों पढ़ रहा है, 3 साल 4 साल के बाद। तो मैंने जब पास आउट होके कलिकट क्लिनिक स्टार्ट कर रहा क्लिनिक स्टार्ट कर रहा था या स्टार्ट किया था, तो मुझे पता चला कि ये दवा जो मैं लिखेंगे हमदर्द, वो टाइम पे था रक्स वगैरह उतना नहीं था, तो जो दवा लिखेंगे दवा नहीं मिल रहा है, तो मजबूर होके मुझे कभी कभी दवा बनाना पड़ा। तो कुछ जगह पे इंसान को मजबूर यानी कि कंफर्टेबल जोन में न रहने की वजह से, आप लोग या हम लोग ज्यादातर लोग इतना कंफर्टेबल जोन में, हमको ये सब चीज सोचने की जरूरत नहीं। शाम होते 4 5 10 हजार तक कुछ लोग कमा लेते, फैमिली सेटल्ड है, फिर ये सब झंझट में क्यों पड़ना, ये हम लोग के साथ एक प्रॉब्लम है। लेकिन अभी झंझट में नहीं, अभी दुनिया तुमको कंफर्टेबल जोन से कान पकड़ के लेके आ रहा बाहर, भाई कुछ दो हमको, तुम्हारी चीज, तुम्हारी पेदी हमको दो। तो बहरहाल हम थोड़ा सा टॉपिक की तरफ आते, क्योंकि कभी भी मैं जब लेक्चर लेता हूँ या मेरा एक्चुअली सब्जेक्ट में आने से पहले मैं थोड़ा सा वजाहत इसलिए करता हूँ कि अ, कभी कोई गाना भी गा रहा है तो वो इसको कहते हैं आलाप, पहले आलाप करते हैं, यानी कि मेरा भी आवाज थोड़ा बढ़ जाए, सुनने वाला भी थोड़ा सा होश में आ जाए।
तो कभी कभी 2-3 आलाप गाने के बाद में गाने पे आ जाते। अक्सर मुझे बुलाते कि डॉक्टर साहब आपको लेक्चर लेने के लिए आना है एज ए रिसोर्स पर्सन, एज ए स्पीकर के तौर पे। तो दिल्ली में प्रोग्राम है, इधर है प्रोग्राम है, तो मैं बोला मेरा टाइम कितना है, तो बोला आपको 15 मिनट दिया जाएगा। अरे भाई ये 15 मिनट के क्या कहीं के लिए दे रहे हैं आप मुझे? शक्ल सूरत 15 मिनट में तो आधा घंटा एक लगता मुझे मेरा टॉपिक में आते पहुंचते पहुंचते। मैं माहौल बनाता हूँ, सुनने वाले की थोड़ा सा होश को थोड़ा खींच के लाता हूँ, तब तक एक आलाप गाते गाते मेरा गाना शुरू होता है 20-25 मिनट के बाद में। तो बहरहाल हम लोग का भी टॉपिक वैसे मैं अक्सर कभी कभी टॉपिक से हट जाती, इसकी वजह ये नहीं कि एकदम टॉपिक से ये फिर हम लोग कैसे चले। तो मैं एक एक आसान तरीका आप लोगों को बताता हूँ, एज ए बीइंग ए डॉक्टर माई सेल्फ, एंड तुम लोग भी डॉक्टरी करते, तो तुम लोग को सबसे एक बेहतरीन तरीका मैं बताता हूँ कि कभी भी कहीं भी कुछ भी फॉर्मूला आपको मिले या कोई पुरानी किताब मिले। मैं आज कल भी रात में तकरीबन 12:30 बजे तक किसी भी ग्रुप में किताब डाले, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे किताब है, लेकिन आज जो हैदराबाद से किसी ने 2-3 किताब डाला उर्दू में, मुजराबात और नुस्खा जात के तल, उसमें मैंने पूरे तीनों किताब कल फट डाला, मुझे 2 नुस्खा अच्छा मिला। ये नहीं कि आपको पूरी की पूरी किताब उतारना है, कभी कभी आपको सिर्फ एक नुस्खा मिलेंगे या सिर्फ एक जड़ी बूटी के ताल्लुक से उसमें एक चीज। उसमें शायद कल मुझे क्या मिला, एक बेहतरीन चीज मिला, मैंने स्क्रीनशॉट करके रखे, लेक्चर के बाद में वो स्क्रीनशॉट आपको भी भेज दूंगा। मुझे अच्छा लगा वो नुस्खा, वो नुस्खा मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसको, क्योंकि पूरी किताब पढ़ डाला, मुझे 2-3 चीज उसमें अच्छा लगे। तो जब आप कोई किताब मुतालिया करते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऐसा लगता है अरे पढ़े है, कहीं भी पढ़ा हुआ है, किधर भी देखा था इससे पहले, तो उसका रिपीटेशन हो रहा है। कभी कभी ऐसे अरे पहली बार देख रहा हूँ मैं उसमें, उसको मैं इसको देखता हूँ, वो नुस्खा मैं आप लोग को लेक्चर के बाद में उसमें एक अच्छे नुस्खे मुझे मिले। तो कभी भी कोई भी किताब मिले, कोई भी भेजे, ऐसा नहीं कि उसको कम से कम रात में एक आध घंटा, 1 घंटा या आधा घंटा उसको जरा सरसरी तौर पे देखो, कभी कभी अपने काम की चीज उसमें मिल जाती है। जिस नियत से आप वो किताब खोलेंगे, कभी कभी आपके आंखों के सामने नुस्खा आ जाते हैं। अब हर नुस्खा आपको नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बना नहीं सकते हर चीज, नुस्खा तो बना सकते हैं। हमदर्द की जो वजीद साहब वो जिस दौर में जो बनाए थे, सब तो इंसान ही तो थे ना, इंसान थे। और दूसरे चांद से या मरकुरी से, मरीख से कोई दवा लेके जाएगा? पूरी दुनिया की दवा है हिंदुस्तान की, कुछ भी बन सकता है इंसान अगर बनाना चाहा तो कोशिश ये करो कि बड़े बड़े बीमारी की, कैंसर की, एड्स की, ये सब चक्कर में रहो मत, छोटे छोटे ट्रीटमेंट करने की कोशिश करो। आज हम डिस्कस करेंगे, एक पेपर और पेन उठा के रख दो, काम आएंगे, क्योंकि मैं मेरे सामने कोई है नहीं, इसलिए मैं भी एक पेपर उठा के मेरे सामने रखे, बिकॉज आई ऑल्सो वांटेड टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू। तो हम लोग आज पढ़ते हैं कि जीएटी के ताल्लुक से, जीएटी में हम लोग जड़ी बूटी कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक कायदे से तरीके से गौर फिक्र करके आप उसको आजमाएंगे, तो आपको ज्यादातर 100% आपको एक कोई भी एक कंपनी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। सपोज इन केस अरमस कंपनी, हमदर्द कंपनी या जो भी कंपनी, और कंपनी कोई वजह से बंद हो गया या दवा नहीं मिल रही, तो क्या करेंगे हम लोग? एक ऑप्शन तो रखना चाहिए ना। भले आप शहर में रहते हैं, आपको दवा मिलता है भरपूर ऑनलाइन में या कोई भी, फिर भी हम लोग हकीम है, हम लोग कई दुनिया में सबके आगे, हर चीज में आगे एक आइडियल है, एक मिसाल है, तो हर चीज हमारे साथ रहना चाहिए, चलते फिरते हकीम साहब दवा बनाना चाहिए। तो वो हिसाब से ये कहाँ गया। तो वो हिसाब से हमको हर चीज को देखना पड़ता है कि हम किस लिहाज से उसको देख रहे हैं या उस चीज को कर रहे हैं। अब यहाँ मैं आपको जीएटी के ताल्लुक से डिस्कस करना चाह रहे कि हाउ यू विल गो विथ जीएटी। ओके, तो जीएटी में बेसिकली हम जानते हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के अंदर, बेसिकली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के अंदर दवा लेने से पहले एक हम लोग जो एक बार पढ़े थे उमूर तिब वगैरह, उसमें थोड़ा सा ब्रशअप करो, पूरा नहीं। माउथ से लेके एनस तक का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में आता है, साथ में उसको एक एक्सेसरी के तौर पे जिगर उसमें इन्वॉल्व होता है। तो जिगर को भी हम लोग कभी कभी जीएटी में पढ़ लेते हैं और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पढ़ लेते हैं। तो ये पढ़ने से पहले जीआईटी का जो फुल ट्रैक्ट जो है, वो आजाद जितने हिस्सा लेते काम में, उसका एक ओवरऑल एक कुली मिजाज है, वो है गरम तर।
کیونکہ ہاضمہ کے لیے گرمی بھی چاہیے اور تھوڑا سا تر، خشک نہیں ہونا چاہیے. تو تری میں کم لیکن گرم تر ہے وہ. ایک سمجھو ایک متدل مزاج کے حساب سے گرم تر ہے. جگر بھی گرم ہے لیکن خشک ہے. قلب بھی گرم ہے لیکن تر ہے. تو قلب، جگر اور معدہ، یہ تینوں کا مزاج مشترک طور پہ گرم ہے، صرف اس کے مفعول میں فرق ہے. اسی لیے ہم لوگ جو، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں ٹاپک، تم لوگ ایک بار سن چکے تھے، اس لیے ہم لوگ جو مفردات پڑھتا ہے تو ہم لوگ کو بتاتے کہ بابا یہ آملہ یا آلو بخارا یا انار یا رشک، یہ مقوی جگر ہے، مقوی معدہ ہے، مقوی قلب ہے. ہم لوگ پڑھتے تھے کیا فلسفی یار، ایک دوا تین جگہ پہ کام کر رہے جب تین تین اعضاء ہے. یہاں اس کی مزاج کے حساب سے اور دوا کے حساب سے مشترک ہے وہ، تب وہ اس کے رزلٹ ملتا ہے. اگر آپ ریسرچ کرو گے دنیا کے حساب سے، سائنٹیفک ریسرچ، تینوں اعضاء ڈفرنٹ ہے. جیسے آپ ایک دم پیاسا ہے، آپ ایک دم پیاسا ہے، آپ کے سامنے ایک گلاس میں پانی لا کے رکھے اور پانی کی بڑے بڑے سائنٹسٹ آ کے باتیں کر رہے ہیں آپ کے سامنے. ریسرچ چالو ہے پانی کے تعلق سے، ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، پانی یہ کرتا ہے، آکسیجن کے اندر اتنا H2O ہے بول کے پوری کی پوری ریسرچ کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو بڑے بڑے پی پی ٹی پریزنٹیشن کر رہے ہیں، واٹ از پانی، کہاں کہاں پانی پائے جاتے ہیں ہندوستان میں، کنویں کا پانی، ٹائپس آف پانی، پانی کی کیا کیا ضرورت ہے. سامنے ایک آدمی پیاسا بیٹھا ہے. اس آدمی کو یہ ریسرچ سے کیا لینا دینا ہے؟ اس کا پیاس تھوڑی بجھتا ہے. اس کی ریسرچ ہونا ہے کہ بھائی تم تھوڑا پانی پیو. تو پانی پینے کے بعد آپ بتاؤ آپ کو کیا لگا، تو بتائیں گے واو دس از ویری لائک چلڈ، ریئلی انجوائڈ. میری خشکی ختم ہو گئی، میری زبان چل رہا ہے، میں ایک دم تازگی آ گیا میرے اندر، میرے اندر روح آ گیا، میرے اندر جان آ گیا، میرے مزاج کی تعدیل ہو گئی، مجھے اب دنیا اچھے لگنے لگے. میں شکر مند ہوں اللہ کا، بہت بہت لاکھ لاکھ شکر ہوں. کیا چیز بنایا دنیا نے، اللہ نے، واو واو، الحمد للہ الحمد للہ. یہ ہے ریئل پانی کی اثر. اب تو پانی کے تعلق سے اتنا ریسرچ کر رہا ہے، اتنا ریسرچ کر رہا ہے، جب تک وہ پانی پیے گا نہیں یا پلایا جائے گا نہیں تو پانی کی تمام گفتگو کوئی کام کا نہیں، کوئی کام کا نہیں، کوئی کام کا نہیں. وہ فالتو بول سکتے ہیں، وہ زبردستی کا ٹائم پاس ہے پانی کے تعلق سے ڈسکشن یا ریسرچ. جب تک آپ پانی پیے اس کا اثرات اس کو فیل نہ کرے، اس کی کیفیت. یہ ہے یونانی اور سائنس میں فرق. ہم پیاس بجھاتا ہے، فیلنگ کراتا ہے، راحت دیتا ہے، تسکین دیتا ہے، تعدیل دیتا ہے، تحریک دیتا ہے، یہ سب کرتا ہے. یہ نہیں کہ ہم لوگ ریسرچ میں الجھا ہوا نہیں. ریسرچ کرو، کیفیت میں ریسرچ کرو. تو جب جی اے ٹی کے بارے میں ہم ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ یونانی کے اعتبار سے کریں گے تو وہ گرم تر مزاج رکھتا ہے. اب بھلے کوئی بھی اعضا ہو، اگر میں بولے اعضا خراب ہو گئے تو اعضا خراب ہونے کی قرآن کے حساب سے بھی، یونانی کے حساب سے بھی، دنیا میں ہر چیز کا دو پہلو ہے. خراب ہونے کا دو پہلو ہے، یا تو معدہ تحریک میں آ گیا، یا جی اے ٹی تحریک میں آ گیا، یا جی اے ٹی تسکین میں آ گیا. ماڈرن کے حساب سے یا تو ہائپر فنکشن میں آ گیا تو بھی گڑبڑ ہے، یا ہائپو میں آ گیا تو بھی گڑبڑ ہے. یعنی کہ تم ایسا کہہ سکتے کہ ایک میٹر ہے، گیلوینو میٹر، اس کی سوئی جو
इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रॉनिक वाले इस्तेमाल सेंटर में रहते हैं, जीरो पे। टच करेंगे या तो सुई इस तरफ आएंगी, टच करेंगे तो इस तरफ आएंगी। इसको इतिदाल में रहना जरूरी है। जब इतिदाल से हटता है या तो लेफ्ट में हटा पॉजिटिव में या नेगेटिव में हटा। इंसान की जो सेहत है वो इतिदाल में ऐसे रहते हैं। मैदे का, जिगर का, जो अपनी उजू के एतबार से अल्लाह ताला ने जो मिजाज दिया वो इधर रहना चाहिए। जिगर गर्म है, मजीद गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा भी नहीं होना चाहिए, जिस हिसाब से उसको बने उस हिसाब से रहना चाहिए। तो अगर जीएटी मुतासिर हुआ तो जिगर जीएटी में तो तहरीक हुआ या जिगर में तस्कीन हुआ। ये सिर्फ जीएटी की बात नहीं है, ये आप जर्रा जर्रा किधर भी, या स्किन में भी तहरीक हुआ है कि तस्कीन हुआ है, दिमाग में तहरीक हुआ है कि तस्कीन हुआ है, कल तहरीक में आया कि कल तस्कीन में आया, कि जिगर तहरीक में है कि तस्कीन में है, आपकी नफ्सियाती हालत तस्कीन में क्या तहरीक में क्या, आपकी इमोशनल जो तस्कीन में, ये सब चीज पहले डिसाइड करो। डायरेक्ट आप जम मत करो मिजाज क्या है। मिजाज बोले तो चार आपको ढूंढना पड़ेगा, उसमें थोड़ा और थकवे की जरूरत है। कॉमन आदमी ये सोच सकते हैं कि भाई जीएटी में तहरीक है क्या तस्कीन है। अगर आप लोग ने कम से कम इतना मालूम करने की कोशिश किया कि मैदे के अंदर तहरीक है, वो किस वजह से तहरीक, एक उर्दू वर्ड है, हाइपर आ गया, हाइपर एसिडिटी या हाइपर एक्टिविटी हो गया, वो भी अगेन एक इंग्लिश वर्ड है। इसको अगर हमारी जबान में, हमारी साइंस में, हमारी फिलोसफी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो उसको कहते हैं कि हार, यानी हरारत बढ़ गया। उसको अपोजिट क्या है? बरूदत। इससे खेलो ना, ज्यादा मोहरे की क्या जरूरत। मैं तो मैदा गर्म हो गया, मैदा ठंडा हो गया। अब आजकल आजकल नहीं, पहले से सब लोग जानते, ज्यादातर आम इंसान भी, जो यूनानी भी नहीं, पढ़े लिखी नहीं, जो देहाती लोग, बहुत गर्मास आ गए, पेट में बहुत गर्म लग रहा है, वो दो मुझे मत, क्योंकि मुझे एसिडिटी, वो गर्म है। गर्म का मतलब बिल फील नहीं, बिल फील बोले तो हाथ टच करने से नहीं, बिल कैफियत। बिल फील भी तकलीफ देते, लेकिन ज्यादातर बिल बिल गर्म तकलीफ होता है, बिल फील और बिल कैफियत। जैसे फिल सिया, या समझो अदरक या इलायची, हाथ में उठा के देखो, बिल फील गर्म नहीं है वो, लेकिन बिल मिजाज, बिल कैफियत वो गर्म है। जैसे बड़े का गोश्त हाथ में उठा के देखो, गोश्त गर्म नहीं है, लेकिन वो हम अंदरूनी तौर पे जो खाएंगे तो बिल कैफियत गर्म। अगर आप आग को पकड़ेंगे, आग, तो बिल फील भी, बिल कैफियत भी गर्म है, इसलिए आग को आप हाथ में नहीं रख सकते। तो यहां आपको समझ में आ रहा है कि हरारत की वजह से मैदे में तहरीक हो सकते, बरूदत की वजह से मैदे में तस्कीन हो सकते। अभी इससे ज्यादा जानने की क्या जरूरत, इसके ज्यादा जान कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसकी बायोकेमिस्ट्री या उसकी इस्तिहाला जानने की कोशिश भी मत करो, लेकिन बस आपकी इलाज के एतबार से काफी है। अब मैंने बताया कि इसकी मिजाज गर्म तर है, तो ज्यादातर यूनानी में आप ज्यादातर आप देखते हैं कि गर्मी से 75% जीएटी मुतासिर होते फास्ट, यानी कि तुम बोल सकते हैं कि हिसाब से 60 to 75% मैदे की अमराज, बीमारियां गर्मी से होता है, और 25%, 30% बरूदत की वजह से मैदा में प्रॉब्लम आता है। अब इसमें जितने भी मुरक्कब उठा के देखो, दवा मैदे में दो किस्म की दवा मिलेगी, गर्म और ठंडा। अब यहां आपको मुफरत के तौर पे मैदे को ठंडा करना है, उसमें अव्वल नंबर की दवा है आंवला। मिजाज सर्द खुश्क फर्स्ट डिग्री है, इसलिए आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, जान देखो, आंवले के बगैर कोई बनता नहीं, जवारिश नहीं बनता है, कोई गोली भी नहीं बनता। अब ज्यादातर आंवला है, तो आंवले को तुम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे? आंवले को तुम सिर्फ पाउडर बना के रखो क्लिनिक में, सूखा आंवले को, या आप आंवले के साथ में कोई ऐसी ठंडी चीज जो सर्द खुश्क मिजाज रखते, तो बहुत सारे लिस्ट है उसका।
आंवले के साथ। आलू बुखारा है, ठंडा है, जरिश ठंडा है, और क्या नाम है उसका, किशमिश ही ठंडा है। जो चीज आपको इस्तेमाल करना है, तो आंवला एक कॉमन चीज है और धनिया एक कॉमन चीज है। इस चीज को तुम इस्तेमाल करो, वो आपको एक बेहतरीन तौर पे मुफरत के तौर पे पाउडर बना के रखो। कुछ लोग को टेस्ट अच्छा लगेगा तो उसको मिश्री डाल दो या कोई भी ऐसी चीज डालो, या फिर आप उसके अंदर थोड़ा सा असल सॉस मिक्स करो। थोड़ा सा नहीं, हम हकीम लोग हैं, कोई थोड़ा मोड़ा नहीं बोलने, 50-50 करो। 100 ग्राम आंवला लो और 100 ग्राम आप असल सॉस लो, इसको पाउडर करो अम्बज़। इसको 1 टीस्पून बीडी दो। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले खाने वाली दवा कौन सी है? जिंडैक एंड रैंटिडिन। और दूसरा ओमेप्राजोल, बहुत सारे जोल आ चुके हैं, रैबिप्राजोल, ये जोल, वो जोल, बहुत सारे जोल आ चुके हैं। तो वो आपको सबसे ज्यादा दुनिया में बिकने वाली दवा, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया कितनी परेशान। इसको पाउडर करके रखो क्लिनिक में। 1 टीस्पून बीडी दो। ये एपीडी में, एसिपेप्टिक डिसऑर्डर में, अल्सर में, मैदे की गर्मी में, डिओडिनल अल्सर, गैस्ट्रिक इरिटेशन, जितने भी मैदे में हम लोग जो एपीडी कहते हैं, एसिपेप्टिक डिसऑर्डर के लिए सबसे बेहतरीन ये चीज। आराडॉक्स, ये चीज अगर आंवले को अगर शरबत के तौर पे बनाओ, मशरूब आंवला के तौर पे, कोई भी यही चीज, सर्द खुश्क आंवला, इसको शरबत के तौर पे, जवारिश के तौर पे, अगर आपको जवारिश भी बनाना है कुछ लोग को, तो उसको या उसको मुरब्बा बनाओ या पाउडर करके शहद में बना के उसको माजून के तौर पे, सफूफ के तौर पे इस्तेमाल कर सकते। 3 to 6 ग्राम। अब ये तुम देखते होंगे कि जीएटी में जितने भी दवा इस्तेमाल करते हैं जवारिश में, 75% गर्म दवा है, तो सॉरी ठंडा दवा है। मशरूब आंवला, जवारिश आंवला, जवारिश शाही, अनारेन, अनार तुश, जवारिश अरमस, जवारिश तमरलिन, जवारिश सफरा शिकम, जितने भी तोरशा और जितने भी हल्का सा विटामिन सी और हल्का सा खट्टा जो लगने वाले तमाम चीज को आप मुफरत के तौर पे इस्तेमाल कर सकते। कैरी की सीजन में, कैरी हम अभी तो आई नहीं, पक गया। कैरी की सीजन में 1-2 टुकड़ा कैरी को पानी में डालो, एक जूस मिक्सर में डालो, थोड़ा पानी डालो, 2 कतरा कैरी और थोड़ा शक्कर डालो या शहद डालो, उसको जूस बना के पियो, मैदे की हिद्दत और गर्मी कम हो जाएगी। दूध एक बेहतरीन चीज है। पुराने जमाने में गर्मी आ गया, गर्मास आ गया, अल्सर बोलते ठंडा दूध पियो, वो डॉक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि दूध इज बेसिकली एक बेहतरीन अल्कलाइन है वो, यूनिवर्सल एंटीडोट एंड यूनिवर्सल अल्कलाइजर कहते हैं। दूध भी अच्छा है। उसके बरअक्स में जीएटी में सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम, सबसे कम मिलेंगे आपको बरूदत मैदा। तो अक्सर पब्लिक पूछते कि गर्मी तो समझ में आते हैं, डकार आ रहा है, जलन हो रहा है, प्यास लग रहा है, बहुत सारे इश्यूज देख सकते हैं सर, लेकिन बरूदत मैदा जल्दी समझ में नहीं आता कि बरूद मैदे में अगर बरूदत हो गया तो हाजिमा या डाइजेशन में कमजोरी आ जाती। तो उसके लिए उसके मिसाल क्या, मतलब उसके साइलेंट सिम्टम्स क्या है? पेशेंट बोलेंगे डॉक्टर साहब भूख बिल्कुल नहीं लग रहा है, मैदा फुला हुआ है, सुबह पिया हुआ पानी अभी तक पड़ा है, और क्या नाम उसका, ये मुंह से लुआब आ रहा है। 1 मिनट, मुंह से लुआब आ रहा है, मुंह से लुआब आ रहा है, चाय सुबह पिया था अभी तक हजम नहीं हुआ, सिर्फ पानी भी हजम नहीं होते, सुस्ती आ रहा है, डकार भी नहीं आ रहा है, सोने को दिल चाह रहा है, और बहुत ऐसा लग रहा है बॉडी निकाल हो गया, बॉडी के अंदर बहुत सारे भारी भारी लग रहा है, यानी तमाम बरूदत की निशानी, गुनूदगी, नींद की गलबा, न ऊपर नीचे कोई गैस नहीं जा रहा, एकदम सुकून, मफलूज हो गया, ऐसा लगता है मैदे कोई काम ही नहीं कर रहा। तो उस लिहाज से मैदे में बहुत सारी दवा है। अब्बे कभी नौशादरी हो, अब्बे मुकव्वे मैदा हो, अब्बे मैदा हो,
कुर्स पुदीना हो, बेतिंगा हो, सब गरम गरम दवा बहुत है। जवारिश कमोनी है, जवारिश जंजेबील है, माजुन जंजेबील है, जवारिश बसबसा है, जवारिश चारचीनी है, जवारिश जालिनोस है, बहुत सारे। अर्के अजवाइन है, अर्के आजिम है, अर्के जीरा है, बहुत सारे। गरम खाते ही पीते डकार आ गया, मस्त लगा, हल्का हो गया। लेकिन वो सिम्टोमेटिक रिलीफ है वो डकार। उसका तुमने इलाज नहीं किया। तुम जो बच्चे जो अंदर जो थे, थोड़ा तुमने गैस को अंदर फेंक दिया, उसको निकाल दिया, गर्मी दे दिया। वो गर्मी से इलाज किया, गर्मी को बाहर कर दिया। वो जैसे 7 अप भी पियो, पेप्सी भी पियो तो डकार आ जाती, लेकिन वो दवा नहीं। तो बारिद के लिए बहुत सारे दवा, बारिद मैदे के लिए बहुत सारे दवा, जैसे जितने भी क्यूमिन वैरायटी, जैसे जीरा है, अजवाइन है, वो ग्रुप की जितने भी है, जीरा, अजवाइन, शाहजीरा है, यानी जीरा सिया है, जो अपने सौंफ है, ये हल्दी थे, ये सब चीज को आपको बेसिकली, जैसे काला नमक है, ये सब चीज को थोड़ा बहुत आपको बना के रखना पड़ेंगे। तो उसमें लिए एक नुस्खा लिखो, जो मैदे में अगर गर्मी है, ये नुस्खा हैदराबाद का एक मशहूर नुस्खा था, एक 7 पुड़ी नुस्खा कहते हैं इसको। 7 पुड़ी के हकीम साहब कोई भी मैदे के प्रॉब्लम है तो ये उठा के देते। उसमें सनाए मक्की है, उसका बर्ग, सनाए मक्की 100 ग्राम लो, हलेला सिया और नमक सिया, हम वजन पाउडर करके रखो। इसको आधा चम्मच रात में या 2 टाइम भी दे दो, खासतौर से बूढ़े लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छे लैक्सेटिव है, गैस को निकालेंगे, हाजिमा दुरुस्त करेंगे। जैसे पचनोल है, इस अंदर का पचनोल आते, पाचन क्रिया को बढ़ाता है। ये 3 चीज है इसमें। अगर इसमें ज्यादा गर्मास लग रहा है तो एक चीज ऐड कर डालना, और खुशबूदार भी हो जाएंगे। गुलाब के पत्ते जो पाउडर करके इसमें डाल दो, फिर सोने पे सुहागा हो गया। जितने भी आपको गरम, यानी कि ठंडा हो गया मैदा, पेट फूल रहा है, गैस बढ़ रहा है, खाम खाम पेट 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 बोल के परेशान है, उनके लिए दो 3 ग्राम सुबह शाम उसको। ये हमेशा तुम बना के रखो, ये समझो 50% जीएटी इसमें संभालेंगे। और 50% मैंने जो बताया असल सोर्स और आंवला का जो नुस्खा है, दोनों आपके हाथ में आ गए। नेगेटिव भी आपके हाथ में, पॉजिटिव भी हाथ में आ गए। अब आपको दूसरे तीसरे दवा की जरूरत पड़ना भी नहीं चाहिए, अगर, क्योंकि मैदा या तो तहरीक जाएंगे, तीसरी एक हालत नहीं देंगे, दिन या रात। तीसरी एक हालत नहीं, तीसरी एक हालत है मगरिब का एक वक्त है, वो एक पल के लिए रहता है। सुबह क्या बोलते हैं उस वक्त को, सुबह जो सूरज जस्ट तुलू होने से पहले, मतलब सूरज उठने से पहले एक वक्फा होता है, बहुत खूबसूरत टाइम है वो। तो वो टाइम में यस, टू लाइट, ओके, वो टाइम बहुत कम होता है। वैसे मैदा या तो गर्म होगा या तो ठंडा होगा, उसके बीच की हालत में नहीं रहते, रहता भी है तो वक्ती तौर पर रहता है। ये दो नुस्खा, डॉन एंड डस्ट केस, ये दो नुस्खा। उसमें उर्दू में कुछ पर्टिकुलर अच्छे वो शायराना अंदाज में बोलते हो, उफक या शफक ऐसा कुछ कहते हो बोलते। तो ये जो दो नुस्खा, अगर आप जीएटी के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्लिनिक में 1-2 किलो बना के रख डाल, 1 महीना चलेंगे। और कभी कभी फ्री में दिया करो, खुद भी खाया करो, समझा। अगर ये चीज आपको क्या आपके अंदर एक, समझा, मैंने हिकमत स्टार्ट किया, मैंने इमसाक, मैंने ये स्टार्ट किया काफी, मैंने अभी जीएटी का माहिर हो गया बोलते। जीएटी का माहिर होने के लिए आपके पास 400-500 दवा की जरूरत है, श्री दो याद रखो। कभी कभी आपको सब्जम हो, यार क्या अजीब हो, सत्य दीवान, सत्य पुदीना, सत्य कपूर, वो भी बना के रखो, लेकिन वो ठंडा मैदे के लिए। गर्म मैदे में भी वो काम करते हैं जीएटी में, क्यों, डकार आते हैं उससे, लेकिन सिम्टोमेटिक रिलीफ। जैसे हमने पोड़ो वगैरह खा लिया, या कभी कभी जेलूसिल या कुछ ऐसी चीज खा लिया, तो अपने को उसके लिए वो, किसमें,
गर्म मैदे पर पेट में फूल रहा है, फूड पॉइजनिंग हो गया, तो सब्जम क्या करो। बहुत सारे लोग सब्जम के दीवाने क्यों, क्योंकि सफर में हमेशा सब्जम लेके घूमता है। कुछ भी फूड पॉइजनिंग हो गया तो क्या करते कि थोड़ा सा गर्म पानी में या थोड़ा सा ब्लैक टी में 5 कतरा पी लिया, फूड पॉइजनिंग भी खत्म हो गया। उल्टी आना तो उल्टी कर दिया, या कुछ भी, मतलब पूरा सही करता। तो हमेशा याद रखने का, मैदा अगर आपने संभाल लिया जीएटी के अंदर यानी कि जीपी के अंदर, तो मैदा बहुत बेहतरीन साथ देता है अपने को, कि पेशेंट जिंडाक रैंटिडिन से क्योंकि जिंडाक रैंटिन बहुत जगह पे बीच में बहुत परेशानी हो गया था कि वो कैंसर कैर्सिनोजेनिक है बोल के, पूरी मिडिल ईस्ट में जो खास तौर से उसको बैंड है, वो जिंडाक रैंटिडिन बैंड है वो पूरी जिस दिन बैंड होता है उसी दिन पूरी शेल्फ से गायब हो जाते हैं फार्मेसी में, इतना फास्ट हुआ के एक्शन होता है वो। क्योंकि जिंडाक रैंक्टिडिन एक ऐसी चीज है, वो एंडी H2H1 H3 एंटागोनाइजर का काम करते हैं, यानी कि सेक्रीशन को कम करते हो, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है वो। हमने पढ़े थे ना फार्माकोलॉजी में, H1 H2 H3 H4 तक है वो। तो कंटिन्यूस अगर जिंडाक रैंक्टिड अगर तुम बार बार किसी को खिला रहे पिला रहे, तो बाद में क्या हो सकता है, इसको तकलीफ के तौर पे जॉइंट स्टिफनेस, डायबिटिक होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि तमाम सेक्रीशन को कम करेंगे बॉडी की। है ठीक है, कभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता इस्तेमाल किया, साल में कभी सर्जरी की या एंटीबायोटिक ले रहे या पेन किलर, उसके साथ में मुसलसल एंटीस्टामिन खाने वाले बहुत लोग हैं, 2 साल से 10 साल से 5 साल से। ऐसे लोग को बोलो बाबा जरा हटो, मैं तुमको दवा देता हूँ। तो दो दवा याद रखो, सफूफ, ये जो आंवला का जो पाउडर है, अगर तुम्हारी तकवा बहुत सही है, अगर तुम्हारा तकवा बहुत इंतहाई है, मतलब तुम्हारा, मैं हमेशा कहते हैं 2 चीज में हकीम मास्टर रहना चाहिए। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करने के लिए तकवा चाहिए। कोई बेहोशी की हालत में जागा हुआ लेकिन बेहोश हो, इसलिए कहते हैं इस्लाम में भी, जो सूफी या जो मुत्तकी परहेजगार कर दे, वो जब दुनिया सोता है तो जागता है, जब दुनिया सोता है तो ये जाग के इबादत करता है, जागा हुआ रहता है। कहते इसका मतलब क्या है, होश में रहता है। इसका मतलब ये कि जो दुनिया नहीं देखता है वही मुत्तकी देखता है, यानी जो दुनिया सोए हुए लेकिन तकवा वाला वो चीज देखता है, उसका मतलब ये भी है। सिर्फ ये नहीं कि रात में नमाज पढ़ रहा है तहज्जुद की, बाकी सब सो रहे हैं, सिर्फ एक छोटा सा मतलब है वो, उसकी सही मतलब वो नहीं है। कुछ लोग सोने में भी तकवे में रहते हैं, हम लोग जागे हुए हालत में भी जागा नहीं। परसों एक पेशेंट, अभी 3 4 बच्चे, अभी 5 6 बच्चे ट्रेनिंग के, 3 4 बच्चे आए, सीखने को आए, सामने बैठे। तो एक पेशेंट आया, मैं नस पकड़ा, तो बच्चे लोग को बोला देखो मैं भी एक चीज बताता हूँ, तुम लोग हैरान हो जाएंगे। बोला, मैं उनसे पूछा कि आप इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं ना, तो बोला हंस के बोला मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। तो बच्चे लोग एक दो, सर आप महान हो, आप महान हकीम हो, आपके पास कुछ तो कुछ अल्लाह ने, मतलब आपके पास क्या इल्म है, क्या इल्हाम है क्या, पूछे। मैं बोले इल्हाम नहीं है, इल्हाम नहीं है। उसके जेब में एक टेस्टर रखा है। आम आदमी जो इलेक्ट्रिक को टेस्ट करते हैं क्या बोलते हैं, टेस्टर कहते हैं उसको। आम आदमी पेन लेके घूमता है, ये टेस्टर लेके घूमता है। कौन, इलेक्ट्रिशियन। कि उसको कब कौन बुलाता है, वो देख के मैंने बोला तुम इलेक्ट्रिशियन है की, वो ऑब्जर्वेशन से मिला। अगर मैं तकवे में नहीं हूँ, होश में नहीं है, मैं उसको देखेंगे, मेरे मोबाइल में देखेंगे, बीच में एक आध मैं व्हाट्सएप का मैसेज भी पढ़ेंगे, उसको बात भी करेंगे, दवा भी लिखेंगे, बाजू वाले से भी बात करेंगे, ये हमारी हिकमत का तरीका है, तबाबत का। हम होश में नहीं रहते, तकवे में नहीं रहते, क्योंकि हर पल में अल्लाह ताला तकवे वाले को हर पल में एक इंफॉर्मेशन देते रहते। लेकिन हम क्या करते, वो सब हमारी जरूरत की चीज नहीं। जरूरत की चीज के ऊपर हम ध्यान देते हैं, इंसान की मतलब ही इंसान, जो हम, हमारी इसमें क्या जरूरत है, हम इसमें क्यों देखें, हमारी जरूरत ही नहीं तो हम क्यों देखें। सब जरूरत के हिसाब से चलता है, हम वहां नहीं जाएंगे, क्यों, हमारा जरूरत क्यों हम जाने, सब जरूरत है। अरे तुम्हारी जरूरत क्या दुनिया में, हमारी जरूरत ही क्या थी दुनिया में, कह के लिए आए इधर। अगर ऐसा सोचेंगे मेरी क्या जरूरत है दुनिया में, तो हर चीज को पूछते कि मेरा जरूरत क्या है। तो अगर किसी ने पूछे तुम्हारी क्या जरूरत है दुनिया में, क्या जवाब देंगे, हर चीज जरूरत के हिसाब से। ये क्यों पढ़े, जरूरत के हिसाब से।
تو इसमें याद रखने का ये दो चीज अगर आजमाओ उसके हिसाब से आपको समझ में आएंगे क्या चीज है। अब ये सब इसमें मैं और थोड़ा वजाहत करना चाहिए, ये दो नुस्खा काफी, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। ये जो आंवला का जो नुस्खा दिया आपको, अब आप अगर तकवे में तो क्या क्या दे सकते, इसकी मिजाज सर्द खुश्क है। मैं सर्द तर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, मैदे में दो किस्म की दवा इस्तेमाल कर सकते हैं मुफरत के तौर पे, सर्द खुश्क भी, सर्द तर भी, क्योंकि हमारा मकसद सर्द है, यानी मैदे को ठंडा रखना है। अब यहां जो मैदा, इस तरफ जो मैदा खराब हो गया ठंडक की वजह से, वहां हम दो किस्म के ऑप्शन है हमारे पास, एक गरम खुश्क भी यानी कि सफरावी भी है, और एक गरम तर भी, बलगमी भी है। यहां ठंडा मैदे को, गरम मैदे को ठंडा करने के लिए हमारे पास दो चीज है, एक पानी भी है आग को बुझाने के लिए, और एक मट्टी भी है। मट्टी हर जगह पानी है, आग को नहीं बुझाते, थोड़ा सा अगर आग है तो उसके ऊपर मट्टी डाल दो, आग बुझ जाएगी, या हाथ भी रख डालो आग बुझ जाएगी। लेकिन आग ज्यादा है तो सर्द खुश्क काम नहीं करेंगे, लेकिन वहां पानी डालना पड़ेगा। कभी कभी पानी भी क्या होते हैं, एवापरेट हो जाते हैं, इट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ दैट सफरा या आग। कभी भी मैं सफरा बलगम की बात करते, तुम सिर्फ सफरा में उलझो मत, उसमें बंदे मत रहो। सफरा भी बात करते तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, सर हरारत की बात कर रहे हैं, गर्मी की बात कर रहे हैं, हाइपर एक्टिविटी बात कर रहे हैं, सर शायद हाइपर सेक्रेशन से मुराद हो सकते हैं। जैसे मैं बोल रही हाइपर थायरॉइडिज्म है, तुम्हारे अंदर होना चाहिए सफरा भी हो। या हाइपो की बात करें, बलगमी बोला तो तुमको याद रखना चाहिए, मैंने हाइपो का मतलब है बलगमी। जैसे मैं बोले ये जो तुम्हारे अंदर एक बर्स आ गया, तो हमने लिख हुक्मा ने लिख के रह गए बलगमी अमराज। बलगम से मुराद ये नाक से गिरने वाली वो बलगम बढ़ने से नहीं होता, वो बलगम से मुराद हाइपो फंक्शन, यानी बरूदत की वजह से। बरूदत कहां, आपको जिगर, आपको बर्स हो गया, तो अगर किसी ने पूछी बलगमी अमरा से बलगम किधर ज्यादा हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, खून में बलगम बढ़ गया। तो खून में बलगम बढ़ गया तो उसका मुराद क्या है, खून में बलगम नहीं बढ़े। खून में भी अगर बलगम भी बढ़ा, उसका भी एक असल वजह क्या मालूम, जिगर में बरूदत बढ़ गया, या मैदे में बरूदत बढ़ गया, या मैदे में बलगमियत बढ़ गया, या जिगर में बलगमियत बढ़ गई। कि जिगर हमेशा सफरावी मिजाज का, उसके काम के लिए वही चाहिए, सब चीज को एमल्सिफिकेशन, उसकी हाजमे मेदी, जितने इस्तेहाला मेटाबॉलिक, वो किचन है, वो मतबख खाना है। वो अगर गैस कम हो गया किचन में गैस नहीं, खाना नहीं बनेगी, तो जिगर ठंडा हो गया, जिगर बलगमियत की तरफ चले गए, तो वो मेलानोसाइट पिगमेंटेशन में, मेलानोसाइट्स में, वो मेलानोजेनेसिस जो भी काम करते उस करने में वो कादिर नहीं रहा। यानी कोते नामिया जो भी हमने पढ़े थे वो मैं उसमें नहीं लेके जाना चाह रहे, वो कम हो जाती है, इस वजह से उसके अंदर मेलानिन पिगमेंटेशन नहीं हो रहा है, व्हाइट पैचेस आ रहे हैं। कभी ब्लैक पैचेस आ रहे उसके एक्स्ट्रा। इसमें उल्टा सोचो, यहां जिगर में हिद्दत बढ़ गई, इस तरफ गर्मी बढ़ गई, एतराक हो रहे, स्किन ब्लैक हो रहे। तो यहां जब मैं सफरावी जब बोलेंगे तो आप याद रखना, हाइपर फंक्शन की बात चल रही। जब मैं बलगमी की बात कर रहे थे आपको याद रखना चाहिए, मैं बोल सौदावी की बात कर रहे तो आपको समझना चाहिए सौदा में सर्द खुश्क, सर शायद खुश्की की तरफ जा रहे। तो 4 टूल आप इस्तेमाल करते स्टमक के लिए। सबसे फर्स्ट एंड बेस्ट है हरारत एंड बरूदत से खेला करो, ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ। नेक्स्ट है बरूदत एंड रुतूबत से खेला करो, किसको मैं खुश करना, किसको मैं रतब करना, किसको मैं मरतूब दूं, किसको मैं याबिस दवा दूं, किसको हरारत दो। ये चीज हमेशा चाल चलते रहना जी, 24 ये चाल है हमारे। इसके अलावा कोई चाल, फिफ्थ चाल भी नहीं, एक चाल कम भी नहीं कर सकते, एक चाल ऐड भी नहीं कर सकते। अगर आप डायबिटिक का इलाज कर रहे हो तो आपके पास मिनिमम 2 दवा होना चाहिए, हार सफरा डायबिटिक और बारिश, या एक खुश्क वाला एक तर वाला, 4 में दवा होना चाहिए बीमारी की, तब तुम मैं बोल सकता। अभी तुमको मैंने सिर्फ हरारत के एतबार से समझाया, मैदे के लिए 2 दवा याद रखो। इसमें अगर मजीद आपको जितना चाहिए तो मैं इतना पढ़ा सकता, लेकिन पढ़ाना मेरा काम नहीं है, क्योंकि पढ़ाना मतलब नहीं है,
आपको इंफॉर्मेशन देना नहीं, आपको नॉलेज देना। इंफॉर्मेशन आपको किताब से मिलेंगी, यूट्यूब से, मेरे से अच्छे आपको टॉपिक मिलेंगे। आई डोंट वांट टू गिव इंफॉर्मेशन, आपको नॉलेज, तुम जानना चाहिए क्या है ये इंफॉर्मेशन। तुमको इससे ज्यादा 1000 नुस्खा, तुमको इससे अच्छे नुस्खा मिलेंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल हाउ टू मैनेज विथ ओनली 2 मेडिसिन तुम्हारे क्लिनिक में होना चाहिए। अब ये रहा सवाल इसके अंदर, इसको और कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? किसको? ये सफुफ अमला को, सर्द खुश्क, ये सर्द खुश्क हमने बोल दिया। अब उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? यूनानी की फार्माकोकाइनेटिक्स, यूनानी को रिसर्च करने की तरीका क्या है? जैसे एक ही किताब मैंने पढ़ा जो यूनानी फार्माकोकाइनेटिक्स साइड है, अद्विया यानी कुलियात अद्विया। क्या है कुलियात अद्विया कबीरुद्दीन साहब की? उसमें एक दवा के बारे में क्या लिखा, ये आमला, ये इसका मिजाज सर्द खुश्क फर्स्ट डिग्री बकौल फलाने, बकौल दो, मतलब सर्द खुश्क दवा है, इसकी मिजाज है। इसका फील क्या है? ये हाबिस काबिस मुजफ्फिफ है एंड मुबर्रिद है। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा, ये हाबिस काबिस मुजफ्फिफ फिजिक्स रखने की वजह से इसको कसरत तम्स यानी कि मेनोरेजिया, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, पोलीमेनोरिया, जलकुल अमा यानी खाना खाते वक्त, क्रोनिक डायरिया, इतलाम, सूरत इंजाल, सूरत इंजाल, इंटरनल ब्लीडिंग, एक्सटर्नल ब्लीडिंग, सैलानुर रहम। तुम बनाए थे 2 दवा मैदे के लिए, तो अभी कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे? क्यों? तुमने थोड़ा सा नॉलेज रखा कि इसके अंदर हाबिस काबिस मुजफ्फिफ फर्ज लगता है। अगर किसी को इंतहाई किस्म का नजले हार हो रहे, तो भी ये आमला का पाउडर दो, क्योंकि तहरीक से क्रिएट हो रहा हो, स्टोफिली स्टेमिन बढ़ रहा है, मास्ट सेल की एक्टिविटी बढ़ रहा है, उस चीज को हम क्या कहते हैं कि उस चीज को हम एलर्जिक मैनिफेस्टेशन कहते हैं। उसमें भी कभी आमला से आदमी लोग का नजला, जबकि आमला ठंडा है, लेकिन आमला सर्द खुश्क है, खुश्की की वजह से रुतूबत को कम करता है, छींके कम हो जाता है। मेन चीज आपको जो मैं लेफ्ट साइड में बताया, जिसके अंदर गर्म मिजाज रखने वाले सनाए, असल सोच गरम, असल सोच फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री गरम, गरम है वो, लेकिन ज्यादा नहीं। असल सोच हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं मालूम? यूनानी में ज्यादातर हम लोग यूनानी में उसको कफ सिरप में इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेदिक वाला असल सोच इस्तेमाल करता है कफ सिरप में जास्टी मध, लुकोराइज जिसको कहते हैं, जास्टी मध, यानी कि डबल मीठा रहते हो। जितने भी विगर एंड विटालिटी की जो दवा, ताकत की दवा, जो सेमिन को बढ़ाने लिए या स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए या ताकत के लिए, एक बेहतरीन दवा बताया गया किसको? असल सोच को। और वो गैस्ट्राइटिस में बेहतरीन काम करता है। बहुत सारे पैटर्न दवा में मैंने पढ़ा है, अच्छी अच्छी कंपनी यूनानी में जो सिरप बेचता है गैस्ट्राइटिस की, सब चीज में फर्स्ट लिखा है असल सोच का एक्सट्रैक्ट या उसकी डिकॉशन, इसलिए से वो काम करता है। उसके बहुत सारे फायदा है। आंवला का तो अब बोलने जाएंगे, अगर आंवला को आप केमिस्ट्री के हिसाब से जाएंगे तो एक ही चीज है, आंवला के अंदर विटामिन सी कंटेंट है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन हमको केमिस्ट्री से कुछ लेना देना, हमारा फिजिक्स का काम चल रहा है। और एक नुस्खा भी इसमें ढूंढ, एक वक्त आ गया तो एक नुस्खा आपके बारे में शेयर करना चाह रहा है, वो जरा ट्राई करके देखो। एक सदरी नुस्खा, एक असरारी नुस्खा, एक सन्यासी नुस्खा है, एक सूफी नुस्खा है। बकरी के दूध में, 1 लीटर बकरी के दूध में 150 ग्राम असल सोच को कुचल के डालो और उसको बॉयल करो बहुत देर तक। दूध को ज्यादा देर तक बॉयल करेंगे तो क्या होगा?
वो धीरे धीरे इसके ऊपर मलाई जमना शुरू हो जाता है। वो मलाई के ऊपर हल्के आंच पे रखो, वो मलाई के ऊपर घी जमना शुरू हो जाता है। यानी कि असल सॉस को गोट मिल्क में, बकरी की दूध में बॉयल करके उस दूध का घी निकालो, उसको दो दो कतरा सुबह शाम नाक में टपकाओ। कई के लिए मालूम? आप लोग सोच नहीं सकते वो कहाँ एक्शन हो सकता है। रिजल्ट मिला, मैंने एक को बनवा के दिए थे, लेकिन बाद में उसको पीछे नहीं पड़ा। क्या मालूम? जिसका दाढ़ी मूछी नहीं आता है जल्दी, या इसकी बात नहीं किया उस सर के बाल की बात नहीं किया, मूछी दाढ़ी कम हो रहे, नहीं आ रहे, उनको दो दो कतरा नाक में टपकाओ, तुम्हारा दाढ़ी मूछ घना घना उगेगा, यानी कि ग्रोथ होगा। क्या मालूम उसकी असर? एक तो ये है कि तिब्बत नबवी में एक जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक पता है कि नाक के जरिए दवा चढ़ाना सबसे एक बेहतरीन रास्ता है। क्यों? जो इथिमोडल साइनस है ना, सबसे नजदीक के ब्रेन से, सबसे नजदीक ब्रेन से, तो सबसे ज्यादा ब्रेन के ऊपर असर करते हैं दवा। इसलिए पुराने पुराने जमाने में जो कोमा की हालत में हो या दूसरे सकते की हालत में, नाक में दवा लगाते थे, चढ़ाते थे कि हम लोग जो दवा खाएंगे सब एज पर जालिनोस या एज पर लेटेस्ट फिजियोलॉजी के हिसाब से नर्व एंडिंग में काम करके नर्व तो सब संभाल रहा है ना। तो वो बहरहाल मैं वो टॉपिक में डीप में नहीं जाना चाहिए कि डाउट ज्यादा मिलेंगे तुम लोग को। तो वो जरा ट्राई करके देखो, 1 लीटर बकरी के दूध में 150 ग्राम असली सॉस डाल के उसमें से घी निकलवाओ, और उससे आप नाक में 2-3 कतरा डालो, जिसका दाढ़ी मूछी नहीं आ रहा। बाल भी आ सकते, करके देखो, लेकिन इस वजह से बोला होगा वो। तो बहरहाल असली सॉस की बात कर रहा था। कुछ लोग पूछ रहे असली सॉस गर्म है, लेकिन उतना इंतहाई गर्म नहीं। लेकिन मैं ये जो दोनों मिजाज के एतबार से गर्म और एक ठंडा, वो हिसाब से बीडी 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 दे सकते। तो ये जो है अभी आंवला का पाउडर, ये आप बिफोर फूड दे दिए जाए। कोई भी अल्सर का केस रहती, वेदर इट इज सीवियर गैस्ट्राइटिस हो, ये एच पाइलोरी हो, या कोई भी किस्म की गर्मी की वजह से तकलीफ हो रही, डायग्नोसिस परफेक्ट होना चाहिए। आंख बंद कर पेशेंट को सिर्फ एक दवा बोलने, बाबा ये सुबह शाम बिफोर फूड 1 चम्मच लेना। कभी कभी पेशेंट बोलो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या बोलो, थोड़ा शहद मिक्स करके खा लो, या उसमें थोड़ा शहद डाल के एक माजून बना के, माजून बनाने की जरूरत नहीं। ड्यूरेशन टिल द इफेक्ट कम्स। मैं कभी भी कोई नुस्खा बताते तो सबसे पहले हम लोग पूछते, सर कब तक इस्तेमाल करना, कब तक इस्तेमाल करने को सवाल में उसकी जवाब है। भाई जरा देखो, अभी 25 साल का या 15 साल का बीमारी के एक वक्फा होता है, क्रॉनिसिटी हो, तो इस हिसाब से आदमी को राहत मिल रहा है, फिर भी राहत अच्छा हो गया, फिर भी बोले चलो 1 हफ्ता और खा लो, 1 महीना खा लो, बाद में बंद कर डालो। अगर किसी को पीरियड का तकलीफ हो रहा है, माहवारी का, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, कब तक खाएंगे वो? अरे भाई 1-2 पीरियड उसको चलने दो, बाद में दवा बंद करने के अंदर पीरियड अगर बराबर आ रहे तो स्टॉप कर दो, खलास। तो याद रखने का, मैदा एक बेहतरीन अमला, और ये दो ज्यादा दवा मत पढ़ के रखो, 1-2 मुफरदात पढ़ के रखो, ये परफेक्ट रखो जीएटी के लिए। अब फिर जीएटी में अभी जवारिश आमला क्या है वो? उसमें जुज़े आजम आमला है। जवारिश शाही क्या है? इसके अंदर मुरब्बे आमला है। जवारिश शाही कहाँ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? वसवसा में, ओसीडी में, एंग्जाइटी में, मतलब हर जगह पे, दिमागी में सबसे बेहतरीन पाल्पिटेशन, यानी खफकाने हार, आईबीएस में, आईबीएस के लिए बेहतरीन दवा है। यस। अब ये जो पाउडर जो मैंने बताया तुमको, आंवला और असल से उसका पाउडर, लिखो मैं कहाँ का, मैं मेरा पर्सनल तजुर्बा क्या है। जीएटी में तो मैंने बताया, एपीडी में, जलकुलामा में, आईबीएस में, क्रॉनिक डायरिया में, पाइल्स, पीआर ब्लीडिंग, पट करके 2 डोज पे पीआर ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, मेनोरेजिया, डीयूबी, पोलीमेनोरिया,
ये सब चीज आपको 2-3 डॉक्टर अख्तर वगैरह 2-3 लोग आज जन्मदिन है, सबको मेरे तरफ से जन्मदिन मुबारक हो। तो कभी कभी सफरावी डिजीज के अलावा जो डिजीज में जैसे खास तौर से माइग्रेन, माइग्रेन में बेहतरीन काम करता है क्योंकि मैदे को ठंडा करता है। अब एक राज की बात बोलोगी, अलाउद्दीन अलाउद्दीन साहब मुझे मारेगा, मारेगा मतलब हंसेगा कि वो मारेगा नहीं, वो बहुत जोशीला और दिलदार भी है। सफूफ सैलानिल जो नुस्खा है हरमस का, यस एपिटैक्सिस में बेहतरीन काम करता है। सफूफ सैलानिल एक दवा है हरमस का, बहुत चलता है उसका। उसको उठ के पढ़ के देखो, उसमें सिर्फ 2 ही अज्जा है। कभी कोई कंपनी बोलता नहीं अपनी कंडम क्या है, क्योंकि हमारा ये जो हेल्थी वे का काम सिर्फ प्रमोशन बिजनेस नहीं है, उसके साथ में एक चलते रहते हो। किसी को अगर फायदा हो रहा है तो अल्सरेटिव क्वालिटी में बेहतरीन रिजल्ट है बानू, अल्सरेटिव क्वालिटी में बेहतरीन रिजल्ट। डायबिटिक में जबरदस्त रिजल्ट है वो। कौन सी डायबिटिक में? जियाबतीस रुतूबी में। 2-3 किस्म के डायबिटीज है, जियाबतीस रुतूबी में जबरदस्त रिजल्ट है। पेशेंट बोलते डॉक्टर साहब थकान दूर हो गया, पैरास्थेशिया दूर हो गया, फ्रेश होने लगा, क्योंकि इस मसले से ताकत मिलता है, मैदे में भी अच्छी मिलती है। तो सफूफ सैलानिल जो है हरमस का, वो है उसका नुस्खा। मैं हर हरमस का नुस्खा आपको बताएंगे, तुम खुद बनाना है बना लो, कोई मसला नहीं। ओके। सो और ये अब्बे मेहदी आता है, क्या है अब्बे मेहदी? वो है आपको जो दूसरा नुस्खा मैंने बताया, इसके अंदर नमक सिया और ये जो नमक सिया और सनाए मक्खी और वो जो फॉर्मूला होता है, वो अब्बे मेहदी का नुस्खा है। यहाँ बहुत चलता है। अभी कोई भी आदमी हजम नहीं होता उसको उठा के दे देते हैं। बच्चे जो भूख नहीं लगते बच्चे के लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन वो टेस्ट जरा है इसलिए हमने उसको टैबलेट की शक्ल इख्तियार कर लिया। अगर आप लोग उसको कैप्सूल में भरेंगे तो कैप्सूल खराब हो जाएंगे, उसमें नमक है, नमक हाइड्रोस्कोपिक है, पानी को ऑब्जर्व करेंगे, वो कैप्सूल खराब कर डालेंगे। सो जीएटी में बस इतना है, लेकिन अभी आपको जीएटी में मजीद आपको सीखना है तो मैं इंफॉर्मेशन बहुत दे सकते हैं, जैसे आलू बुखारा है, अनार है, गुलनार है, अनार की छिलका, अनार की फूल सब इस्तेमाल कर सकते हैं, अनानास है। बच्चे का मतलब पेडियाट्रिक में बेहतरीन रिजल्ट है, बच्चे खाता नहीं वो। कौन सी मालूम? ये जो सनाए वाली नुस्खे वाले, बच्चे कॉन्स्टिपेशन न हो रहे, बच्चे खाना नहीं रहे, पेट सख्त होते बच्चे में, तो उसमें कि बच्चे में ऑलरेडी रुतूबत ज्यादा रहती है, इसलिए बच्चे में ये दवा ज्यादा काम करते, गर्म दवा बच्चे में ज्यादातर गर्म दवा काम करते, ठंडा दवा पेडियाट्रिक में कम इस्तेमाल किया करो कि बच्चा ऑलरेडी रुतूबत में रहते। और ज्यादातर एपीडी जो एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर शिन शबाब में आता है, तो इसलिए मैं जो दवा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आमला ठंडा है, उसकी दूसरी बीमारी भी उससे अच्छी हो जाती है। और शिन कहूलत में अगर मैदे में ज्यादा तकलीफ लेके आ रहा है तो वो अब मेहदी वाला नुस्खा दो, ये जो सनाए वाला नुस्खा है जो हमने काली मिर्च और हलाला की जो कॉम्बिनेशन बताया, वो ज्यादातर औरतें 40 to 60 के बीच में तकलीफ दे रहे हैं, तो उनको ठंडक नहीं चाहिए, उनकी मैदा गर्म करो कि वो ऑलरेडी उम्र के हिसाब से ठंडक के ऊपर की। जवानी के अंदर ज्यादातर बेस्ट दवा है शिन शबाब में, मैंने जो दवा बताया कि एक सफूफ सैलानी या अमला का जो पाउडर, क्योंकि एक 15% तुम्हारी बीमारी उस 2 दवा से अच्छी हो, मतलब तुम मैनेज कर सकते। ओके। तो यहाँ मैं स्टॉप कर रहा हूँ कि अगस्त 15 सबको अलग अलग प्रोग्राम लेंगे कि, लेकिन आज हमने टॉपिक बहुत ही मुख्तसर है, लेकिन इसकी जो अगर इसको वजाहत करने जाएंगे तो मैं 2-3 घंटा और वजाहत कर सकते, दोनों नुस्खे के ताल्लुक से इतने अहम नुस्खा दोनों दिया अपना। नरकचूर गर्म है सर, तो गैस्ट्रिक अल्सर में दे सकते हैं, और दे सकते कोई प्रॉब्लम है, नरकचूर इतना गर्म नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच। कितने लोग हैं अनस? सर 105। माशाल्लाह, गुड गुड गुड, अच्छी स्ट्रेंथ है। तो बहरहाल ये याद रखो, अगले लेक्चर में अभी मैं थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि अपने को बहुत बहुत हजारों टॉपिक चर्चा करना है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कैसे मैनेज करेंगे, जी सीवीएस को कैसे मैनेज करेंगे मुफरत दवा से, और ऐसा वो 1-2 लेक्चर में हम लोग पूरी की पूरी आप लोग खुद एक हकीम बन जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, गिव मी योर फीडबैक।
Okay, Jazakallah khairan, sir. thank you. Okay. अस्सलाम वालेकुम सर. वाल इस्लाम, अच्छा बोलिए. सर एक क्वेश्चन है. 55 इयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट है. हाँ. उनको सर गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, गैस डिस्टेंडेंट रहता है, पेट तो नहीं होता है. डायबिटिक पेशेंट है विथ एज क्या हाइपरटेंशन. है? उनका सर 55 इयर्स ओल्ड फीमेल. फीमेल. डिस्टेंडेड होते तो क्या अपर दोनों? इंडो मिजाज क्या मरीज का? गेस्ट्रोपैरेसिस मिजाज मिजाज सफरावी. का कुछ अंदाजा है? तो उसको सैलानिल जो सफोफ वाला नुस्खा दो. ओके सर. उसके साथ में अगर सपोज कभी कभी मैं क्या करता हूँ मालूम, हम तो हमेशा अपने आप को बहुत बड़ा स्मार्ट भी नहीं समझना चाहिए. मैं कभी कभी ये भी सोचता कि मेरा ये मैदा ठंडा है क्या गर्म, समझ में नहीं आ रहा है यार. कुछ कभी कभी बोलते गैस निकलता है. ऐसी जगह पे मैं क्या करता हूँ, कभी कभी एक टाइम पे पूरी की पूरी गर्म दवा दे के बेचता हूँ. अब मुझे मान लिया या तो अच्छा होगा या खराब होगा, या कभी भी पूरी पूरी ठंडा दवा के बेचता हूँ. कभी कभी मुझे, जैसे हमने पढ़ा यूनानी में नुस्खे खलल शिकम, वो क्यों देता है? हकीम लोग कंफ्यूज, क्योंकि वो जमाने में उसकी पूरी सिम्टम जाहिर नहीं हो, तो मिजाज का अंदाजा नहीं लग पा रहे. आजकल तुम्हारे पास मरीज जो आते दुनिया भर की जीपी के पास जा जाके सिम्टोमेटिक रिलीफ करके पूरी साइन एंड सिम्टम सत्यानाश करके तुम्हारे सामने आके बैठता है. तुमको कोई आइडिया नहीं मिलेंगे इसकी मिजाज क्या है बीमारी का. ऐसे टाइम पे क्या करो, मेरा एक तरीका, मैं कभी कभी सफूफ किस्नीसी या मशरूब आमला या जवारी शर्मस 3 3 ठंडा दवा लिख के देते हैं. 15 दिन के बाद में आना. अभी मैं दवा स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट ट्रायल कर रहा हूँ. मैं तो बोलता भी उसको, मैं तुम्हारी मिजाज नहीं जानता, लेकिन ये दवा से तुमको नुकसान नहीं होगा, तुम ये हफ्ता खा के या 50% तुम एकदम अच्छे हो जाएंगे, या तुम्हारी बीमारी बढ़ेगी. इसमें से दो हो सकते हैं. नेक्स्ट टाइम आए डॉक्टर साहब, पेशेंट बोल रहा है डॉक्टर साहब छींके बढ़ गया, नाक बंद हो गया, नजला हो गया, तो याद रखो मरीज का मिजाज भी ठंडा था, प्रॉब्लम भी ठंडा, तो डायरेक्ट करके उसको रब अजरकी, अब शिफा, अफसल, मेप्सिल, जवारी जंजीबील, माजिन फलासफा और के जीरा, पूरा गरम गरम दवा देती है. These things, this method you can adopt in certain cases. जैसे आपको डाउट लग रहा है, आपने तो दे दिया, क्या क्या नाम, सर सफूफ सैलानी दे दिया, उसके साथ में गर्म दवा दे दिया करो, साथ में मत दिया करो. जैसे उनको बोलो तुम एक काम करो, खाना खाने से पहले मेरा एक पाउडर लो, उसके बाद में खाना खाने के बाद में आप एक काम करो, खाना खाने के बाद में आप अर्के आजिम या अर्के जीरा या क्या नाम उसका, सब्जम का पानी, या अर्के बादियान, या अर्के पुदीना, या अर्के नाना, कुछ भी, वो बोले 1 आउंस खाना खाने के बाद. अब तुम एक साथ एक गर्म दवा, एक साथ एक ठंडा दवा दिया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों का फील खराब हो जाएगा. इसी जगह पे ये काम किया करो कि उसको बोलो आफ्टर फूड एक गर्म दवा दे दो. तो पेशेंट बोले डॉक्टर साहब वो अभी काफी फर्क है. अब तुमको सब डाउट आ रहा है ये मेरे सफूक काम कर रहे हैं क्या अर्क काम कर रहे हैं. तो ऐसी जगह पे क्या किया करो, दोनों को चालू रखो. प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट के, अभी तुम्हारे मिजाज को साइड में रखो. कभी कभी क्या है, हर जगह पे मिजाज काम करना जरूरी नहीं, मतलब मिजाज अपनी सोच के हिसाब से होना जरूरी नहीं. कभी कभी अपनी हड्डी खोपड़ी से एक सिम्टोमेटिक रिलीफ भी दिया करो, जैसे एलोपैथी के काम करते वैसे सिम्टोमेटिक रिलीफ दिया करो. ओके, थैंक यू. सर एक चीज पूछनी थी. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम. इस्लाम. अस्सलाम वालेकुम सर. इस्लाम. सर जैसे आपने हरारत और बरूदत का जिक्र किए, हाँ. तो एक कॉमन टर्मिनोलॉजी जो है तो मॉडर्न साइड से हम लोगों को देखने मिलती है पेशेंट में, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जीईआरडी. यस, जियार्डियासिस या जियार्डियस. क्योंकि यहाँ पर तो पूरा मोमेंटम ही डिस्टर्ब हो रहा है, यस. तो उसके ताल्लुक से थोड़ा रोशनी डालिए. देखो जियार्डियासिस हो गया, इसोफेजियल रिफ्लेक्सेस हो, ये सब सफरा का काम है. मैदे में इंगलाब लाना, मैदे में तहरीक देना, मैदे में हरकत करना, क्योंकि तमाम खिलतों में सबसे एनर्जी, सब में एनर्जी है, सौदा में भी है, दम में भी है, सब. लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा किसमें है, वो सबसे ज्यादा सफरा में.
اور اس میں معدلات صفرا ہی کام کرے. بھلے ڈاکٹر بولے ایسوفیجل ریفلکسس ہے, یہ کبھی ایسوفیجل ویرائسس ہو یا اس کے اندر یہ ہرنیشن ہوتے ہیں اوپر کے طرف, یہ وہ سب ہونے کے باوجود اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کائنل سرپ اینڈ سفوف کسنیسی اینڈ جواری شارمس. کائنل سرپ کے اندر آلو بخار ہے, زرش کے اور ٹھنڈا دوا ملی ہے, اور جواری ارمس میں بھی سیم دوا ہے. اس لیے ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں ہمارے جی پی والے ڈاکٹر صاحب, جی اے ٹی میں تو آج کل کوئی پرابلم ہی نہیں جب سے جواری شارمس آیا, کیونکہ جواری شارمس جتنے بھی گرم ایشوز میں تم دے سکتے ہیں, وہ اے پی ڈی ہو, السر ہو, ڈیوڈینل السر, سب چیز میں آپ جواری شارمس استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ میں شربت دینار دو, شربت تمرلین دو, مشروب امراض. تو یہ جو پرابلم ہے بیسیکلی آپ نے جو بتایا, تو اس کے اندر آپ یہ استعمال کیا کرو, کوئی بھی دافع یا معدلات صفرا, اس میں گرم دوا بالکل استعمال مت کیا, خاص طور سے ازرا کی مت استعمال کرو, فلاسفہ مت استعمال کرو, سرنجان جیسے درد کی گولی مت دیا کرو, اور اس میں پودینہ مت دو, ہلدی مت دو, نمکیات جس کے اندر زیادہ وہ سب ان کو تکلیف اور بڑھاتا ہے. جو نمک کا آئٹم زیادہ ہو, نمک نہ ہو رہی ہو, یہ آیا یہ کیا نام اس کا کیا بولتے ہیں اس کو, نوشادر وغیرہ, یہ جو قوت نفوذ زیادہ رکھتا ہے وہ بالکل مت دیا کر اس کے اندر. اور اس میں دو چیز آپ استعمال کر سکتے, سرد تر بھی اور سرد خشک بھی, لیکن مجھے سرد خشک سے زیادہ سرد تر بارد رطب بلغمی دوا اس میں زیادہ اثر ملے سرد خشک سے زیادہ. اگر السریٹیو کنڈیشن ہے باڈی میں یا میدے میں یا سٹمک میں السر یعنی ٹوٹنے والی, تو وہاں ایک اندمال کی ضرورت پڑتی ہے, ایک مندمل قروب. ویسی جگہ پہ گرم بارد رطب دوا مت استعمال مت کرو, کیونکہ رطوبت کی وجہ سے وہاں اندمال میں تھوڑا ڈیلے ہو جاتے. تو ایسی جگہ پہ فرسٹ ڈگری سرد خشک دوا استعمال کیا کرو. مثال کے طور پر دھنیا, سفوف کسنی سی, سفوف کسنی اندمال کا بھی کام کرتا ہے, سمجھا. جبکہ ابھی سمجھے کیری ایک دم سرد تر ہے, کیری آپ کو صفرا کو توڑنے میں استعمال کر سکتے, لیکن کیری کی جوس ہو, جو ہم لوگ آم کا پنا پیتا ہو, آم کو پنا صفرا کو کم کرے گا لیکن زخم کو نہیں بھرتا, کیونکہ وہ اس کے اندر برودتاً رطوبت ہے. ہمیشہ یاد رکھنا کہ رطوبت ایک حد سے زیادہ گزرے گی تو دیٹ کین لیڈس انٹو ٹافن یا انفلمیشن, کیونکہ ہم نے پڑھا بیسک پرنسپل میں انفلمیشن کے لیے رطوبت کا ہونا لازم ہے. اس لیے ہم لوگ اگر مچھلی کو سکھا کے رکھو خراب نہیں ہوتے, مچھلی کو فریج میں رکھو فریزر میں تو بھی خراب کیوں نہیں ہوتے, وہاں سرد خشک ہے, انتہائی خشکی ہے فریزر میں, اور یہاں مچھلی کو سکھا کے رکھی گرمی سے خشکی ہے, دونوں کنڈیشن میں کیا نہیں ہوتے, تعفن نہیں ہوتے. تو کہیں بھی آپ کو تعفن جیسے فار ایگزامپل ٹائیفائڈ کے اندر, ٹائیفائڈ اگر سنتے ہیں ہم لوگ ڈرتے, ٹائیفائڈ از بیسیکلی ایک جی اے ٹی کا ایشو ہے, ایک انفلمیٹری کنڈیشن ہے, وہ ایک ورم میں ہے, وہ ایک ورم میں بخار ہے, وہ ایکچولی سیکم کے اندر. وہاں بھی کبھی کبھی ایک دم ایکسٹریم سرد تر دوا مت دیا کرو, تعفن بڑھے گا. تو اس لیے دیکھتے ہیں کہ تم یہ جو ٹائیفائڈ میں سب سے بیسٹ ریزلٹ ملتے ہیں خمیرہ مروارید سے یا مرجان سے, کہ خمیرہ مروارید سرد خشک بھی ہے, بخار کو بھی اتارتا ہے اور اس کو کرو کو کم کرتا ہے. یا سفوف دبید الورد یا ماجون دبید الورد یا آملہ, کیونکہ وہ سرد خشک ہے. وہاں سرد تر مت استعمال کرو, راحت تو ملیں گے لیکن تعفن بڑھے گا. اس لیے ہمیشہ میں کہتا کہ تم پہلے ڈیسائیڈ کرو, میں گرمی کو علاج کرنا چاہ رہا ہے یا خشکی کو علاج کرنا چاہ رہا ہے, یا میں تری کو علاج کرنا چاہ رہا ہے یا اس کو رطوبت کو کم کرنا چاہ رہا ہے. ابھی کسی کو سوریاسس ہو گیا, اب تم کو مان لی یہ امراض سودا, یہ بوسط کی بیماری, اب اس کو علاج کرنے کے لیے تم مانے صفرا, مانے سودا, معدلات صفرا, مخرج صفرا, منزج صفرا بلکہ دماغ کو مت چھاٹو. سودا کا اپوزٹ کیا ہے, گرم تر دم. دمی مزاج رکھنے والی تمام غذا فوڈ سب, کبھی کبھی انگوری جو دیتا ہے یا شربت الناب بہترین کام کرتا ہے, کس میں, سوداوی مرض میں, ایون اینگزائٹی میں بھی کام کرتا ہے وہ. تو تم یہ ڈیسائیڈ کرو, تم خشکی سے علاج, مرض خشکی ہے تو مرغنیات لینا چاہ رہے ہیں, مرتبات. گرم پرابلم ہے تو معدلات دینا چاہ رہے, یا خشکی مجھے بڑھا, اس کو ماحول جبن پلانا ہے, رطوبت لانا ہے,
बकरी की दूध पिलाना है और रुतूबत लाना है, उसको प्रोटीन खिलाना है, रुतूबत लाना है। तो ये डिसाइड करो। ये अभी कोई भी मॉडर्न में भी आप, एक अभी कोई डॉक्टर का रिपोर्ट आया ऑर्थोपेडिक ऑस्टियोस्पोरोसिस हो रहा है, या विटामिन डी की वजह से ऑस्टियोस्पोरोसिस हो रहा है, या सेनल डिजनरेशन हो रहा है, क्यों डर रहे? ये अपनी लिखो नीचे, खुश्की की अमराज है। क्या है? खुश्की बढ़ गया। हम लोग क्या करते, मजीद कैल्शियम लिख के देते, मजीद खुश्की बढ़ाता है। उसको प्रोटीन सप्लीमेंट दो बाबा, माउलम दो, माउल लिहाद दो, सूप पिलाओ, तब उसकी ऑस्टियोस्पोरोसिस कम होगी। कैल्शियम की कमी, सिर्फ कैल्शियम की कमी की वजह से ऑस्टियोस्पोरोसिस नहीं होती। कैल्शियम की एब्सॉर्प्शन भी, कैल्शियम की बहुत सारे मेटाबॉलिज्म में भी कभी कभी रुतूबत काम करता है, और एक लिमिट से ज्यादा कोई चीज में खुश्की आ जाती है तो वो टूटता है। इवन हड्डी सर्द खुश्क है, वो इतदाली एक खुश्क होना चाहिए। खुश्की अगर मजीद बढ़ गया तो भी हड्डी टूटने के चांसेस ज्यादा है, इवन दो हड्डी खुश्क हो तो। याद है, पॉइंट याद रखो, इवन दो मतलब वो इतदाली खुश्की है, वो खुश्की अगर ज्यादा भी बढ़ गई तो हड्डी टूटने के चांस, उसको भी हम ऑस्टियोस्पोरोसिस या हड्डी घस गया बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। टाइफाइड के एक ही घर में 3 पेशेंट हैं। एक मदर है जिनकी एज है लगभग 50 के आसपास, और एक लड़की है 25 साल की उनकी, और एक लड़का है। तो सर मदर को तो बलगमी मान लेते हैं सर, सबको ट्रीटमेंट हर वक्त मतलब के हिसाब से दिया था। तो सर एक प्रॉब्लम कॉमन आ रही है कि इचिंग हो रही है बहुत ज्यादा। तो सर किस वजह से हो सकती है? इसकी इचिंग जब फीवर तो चला गया। यस, नखश व खदश का लफ्ज इस्तेमाल किया कुलियात नफीसी में, नखश व खदश, इचिंग। ओके, बलगम से इचिंग नहीं होता है। क्यों? बलगम में रुतूबत है जी। दम्बी में इचिंग नहीं होते, उसमें भी रुतूबत है। अगर बलगम में मालिक नमकीन बलगम है तो थोड़ा सा इचिंग होता है। नॉर्मल खिलते बलगम से, नॉर्मल खिलते दम से किसी को इचिंग नहीं होती। इचिंग की सबब या तो यबूसत सौदा या सफरा। आपकी दवा से या तो खुश्की की बढ़ना हो गया, तीनों केसेस में, इसलिए खुश्की बढ़ रहा है। तो या तो आपको थोड़ा सा उसमें एक शरबत उन्नाब या खून को बढ़ाने वाली कोई भी एक आइटम, अंगूरी हो, उन्नाब हो, या खमेरा ब्रिशम शीरा उन्नाब वाला हो, या कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करो जिसके अंदर खुश्की बढ़ गई। क्योंकि ये जो टाइफाइड का जो साल्मोनेला जो टाइफाइड है, ये सही होने के बाद भी कभी कभी क्या होते, अपनी गॉल ब्लैडर में जाके रहता है वो, उसकी एकदम फेवरेट जगह है वो। किधर किधर? गॉल ब्लैडर। कभी कभी 1-2 साल के अंदर फिर वापस आ जाते, गॉल ब्लैडर से बाहर आ जाते। तो गॉल ब्लैडर में एक आदमी रहने के लिए उसको उसकी कैफियत क्या होगा जरा से सोच के देखो। तो याद रखो, आपने जो भी दवा दी है उसमें थोड़ा सा और रतब दवा या ग़िज़ा ऐड करो। ये सबसे बेस्ट क्या है मालूम? देसी घी। देसी घी 1 चम्मच सुबह या शाम में कोई भी खाने में, इनको खाने के तौर पर दो। मुअद्दिलात सफरा में अव्वल नंबर चीज है, खास तौर से स्किन की खुश्की में, घी पिलाया करो। घी या बटर या मतलब वैसे कोई मस्का वगैरह, ताकि फौरन वो खुश्की की ये कमी हो जाए। और नींद का गोली नहीं, नींद मुनव्विम दवा से भी खुजली इसलिए कम होते कि सोने से आदमी में रुतूबत और भर, यस एग्जैक्टली, माशाल्लाह सब हकीम हो गए। बरूदत और रुतूबत बढ़ता है। ये भी कर सकते हैं सर, गौदंती रोक दें। गौदंदी रोक सकते, गौदंदी खुश्क है जी, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड क्वेश्चन। सर 1 मिनट के लिए आपका वक्त लेंगे, 1 मिनट के लिए। हाँ, ये पहले मैम का सुन लीजिए, क्या आप बताएं, कुछ कहना चाह रही हैं? जी जी सर, अक्सर ऐसा होता है कि सफरावी पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम होते हैं कभी कि नज़ले की शिकायत, लेकिन पेशेंट सफरावी हैं। yes. तो उसकी कंप्लेंट क्या होती है कभी कि मैदे में जो है मुझे लग रहा है कि नज़ले की वजह से वो वॉमिटिंग कभी आती है। तो उस टाइम हम ये जिलानुल दे सकते हैं जो सुफूफ ये एग्जैक्टली ये मैं आप लोग को क्लियर करना चाह रहे। देखो, अल्लाह ताला ने ज़ौजैन बना के रखी।
अमीर है गरीब है दिन है रात है सन है मून है दाएं है बाएं, ऐसे तुरंत कोई भी डिजीज के लिए 2 टूल है बस, वो टूल डिसाइड करो, गर्म कुछ देना है कि सर्द कुछ देना है, गर्म तर देना है कि सर्द तर देना है, ये चीज आपके ऊपर है। अगर आप उस जगह पे सपोज सैलानिल देके, बहुत सारे पेशेंट कभी भी हैरान हो जाते कि आमला जबकि ठंडा है, बोलते डॉक्टर साहब मुझे नजला बंद हो गया, क्योंकि वो उस चीज की खुश्की को, उस तहरीक को कम करता है। थैंक यू।